4. सुरक्षा सिक्योरिटी 4.1 इंटरपोल सुर्खियों में क्यों? हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें भारत समेत 52 देश शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरपोल से बिना बाधा के संपर्क स्थापित करने के लिए भारत पोल पोर्टल BHARATPOL पोर्टल भी लॉन्च किया। इसका मतलब है कि इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है, जो अभी परीक्षण के तौर पर चल रहा है और इसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे इंटरपोल से सीधा और आसान संपर्क हो सके। भारत पोल पोर्टल के बारे में। पोर्टल भारत पोल इंटरनेशनल पुलिस से सहयोग प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस ऑनलाइन पोर्टल को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने विकसित किया है। इसका अर्थ है कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे CBI ने बनाया है ताकि भारत की एजेंसियां इंटरपोल से जल्दी और आसान तरीके से मदद ले सकें। इसके जरिए भारत में प्रत्येक जांच एजेंसी और पुलिस बल इंटरपोल के साथ सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे जांच में तेजी आएगी। इसका मतलब है कि अब भारत की हर जांच एजेंसी इंटरपोल से सीधे संपर्क कर पाएगी और अपराध से जुड़े मामलों में तेजी से काम होगा। भारत पोल के 3 प्रमुख मॉड्यूल। कनेक्ट यह भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB नई दिल्ली की विस्तार एजेंसी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब है कि भारत की सभी एजेंसियां NCB के माध्यम से इंटरपोल के साथ काम कर सकेंगी और उनका समन्वय मजबूत होगा। इंटरपोल नोटिस ये मॉड्यूल इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी करने के अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रसारण सुनिश्चित करेगा। इससे भारत एवं विश्व में कहीं भी अपराधियों का तेजी से पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आधार वाली व्यवस्था तैयार होगी। इसका मतलब है कि नोटिस से जुड़ी जानकारी जल्दी और सुरक्षित तरीके से भेजी जा सकेगी, जिससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। एक्सेस यह इंटरपोल के अन्य 195 सदस्य देशों, भारत सहित 196 सदस्य के डेटा एवं एक्सेस प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसका अर्थ है कि भारत को अन्य देशों की जानकारी और सहयोग जल्दी मिल सकेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच आसान होगी। ब्रॉडकास्ट 195 अन्य सदस्य देशों से सहायता के लिए अनुरोध ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि भारत तुरंत अन्य देशों से मदद मांग सकेगा और जल्दी प्रतिक्रिया मिलेगी। रिसीव यह मॉड्यूल दस्तावेजों के आदान प्रदान और प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण पहलों को आसान बनाता है। इसका अर्थ है कि जरूरी दस्तावेजों का आदान प्रदान और प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियां आसान होंगी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के बारे में। उत्पत्ति इसका गठन 1923 में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ICPC के रूप में किया गया था। इसका मतलब है कि इंटरपोल की शुरुआत 1923 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। वर्ष 1956 में ICPC की 25वीं महासभा ने नए संविधान को अपनाने के बाद इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल कर दिया गया। इसका अर्थ है कि 1956 में इसका आधिकारिक नाम इंटरपोल रखा गया। सदस्य 196 देश भारत सहित इसके सदस्य हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मतलब है कि आज इंटरपोल में 196 देश शामिल हैं और भारत शुरू से ही इसका हिस्सा रहा है। मुख्यालय लियों, फ्रांस। इसका मतलब है कि इंटरपोल का मुख्य दफ्तर फ्रांस के लियों शहर में स्थित है, जहां से इसके सभी वैश्विक कार्यों का संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCBS सदस्य देशों द्वारा इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो का गठन किया जाता है। इसका अर्थ है कि हर सदस्य देश अपने यहाँ एक विशेष एजेंसी बनाता है जो इंटरपोल के साथ संपर्क और सहयोग का काम करती है। ONCB इंटरपोल के सुरक्षित विश्वव्यापी पुलिस संचार नेटवर्क I-24/7 के माध्यम से महासचिवालय से जुड़ता है। इसका मतलब है कि ये ब्यूरो एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क के जरिए इंटरपोल के मुख्य कार्यालय से हमेशा जुड़ा रहता है। भारत ने CBI को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB घोषित किया है। इसका अर्थ है कि भारत में CBI इंटरपोल से जुड़े सभी कार्यों और संपर्क की जिम्मेदारी संभालती है। शासी निकाय, महासभा और कार्यकारी समिति। इसका मतलब है कि इंटरपोल का संचालन मुख्य रूप से 2 संस्थाओं द्वारा किया जाता है। महासभा बाय जनरल असेंबली और GA इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। इसका अर्थ है कि सभी देशों के प्रतिनिधि मिलकर नीतियां और दिशा तय करते हैं और साल में एक बार बैठक करते हैं। कार्यकारी समिति में 13 सदस्य देश शामिल होते हैं।
ये समिति महासभा के निर्णयों को क्रियान्वित करती है तथा महासचिवालय, जनरल सेक्रेटेरिएट के प्रशासन एवं कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार शासी निकाय है। इसका मतलब है कि ये समिति फैसलों को लागू करने और प्रशासन पर नजर रखने का काम करती है। इसमें अध्यक्ष सहित 13 सदस्य होते हैं तथा इसकी बैठक वर्ष में 3 बार होती है। इसका अर्थ है कि समिति में अध्यक्ष भी शामिल होता है और साल में 3 बार बैठक होती है। ध्यान दें कि अध्यक्ष 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनका चुनाव इंटरपोल महासभा द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि इंटरपोल का अध्यक्ष 4 साल के लिए चुना जाता है और इसे महासभा चुनती है। नोटिस: इंटरपोल के कलर कोडेड नोटिस सदस्य देशों के लिए सहयोग या अलर्ट के लिए जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होते हैं। ये सदस्य देशों की पुलिस को गंभीर अपराध से संबंधित जानकारी साझा करने में मदद करते हैं। इसका अर्थ है कि इंटरपोल अलग अलग रंग के नोटिस जारी करता है ताकि देशों के बीच अपराधियों और अपराध से जुड़ी जानकारी साझा हो सके। ओएनसीबी के अनुरोध पर महासचिवालय द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं तथा इन्हें सभी सदस्य देशों को उपलब्ध कराया जाता है। इसका मतलब है कि किसी देश की एजेंसी के अनुरोध पर इंटरपोल मुख्यालय नोटिस जारी करता है और सभी देशों तक सूचना पहुंचती है। इंटरपोल नोटिस के प्रकार: रेड नोटिस, वांछित वांटेड व्यक्ति के लोकेशन का पता लगाने तथा उसे गिरफ्तार करने के लिए। इसका मतलब है कि अपराधी को ढूंढने और पकड़ने के लिए ये नोटिस जारी होता है। ब्लू नोटिस, किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ है कि संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी जुटाने के लिए यह नोटिस दिया जाता है। ग्रीन नोटिस, किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए। इसका मतलब है कि अपराध करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के बारे में देशों को सचेत किया जाता है। पर्पल नोटिस, आपराधिक तरीकों या अपराधियों की कार्यप्रणाली, मोडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ है कि अपराध कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी साझा करने के लिए ये नोटिस होता है। इंटरपोल यूएनएससी विशेष नोटिस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति के प्रतिबंधों के अधीन संस्थाओं के लिए। इसका मतलब है कि जिन व्यक्तियों या संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया है उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। येलो नोटिस, लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए। इसका अर्थ है कि गायब लोगों को ढूंढने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस, अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है कि पहचान न हो पाए मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आकस्मिक खतरे की चेतावनी देने के लिए। इसका अर्थ है कि किसी बड़े खतरे के बारे में देशों को सतर्क करने के लिए ये नोटिस दिया जाता है। सिल्वर नोटिस, पायलट चरण, आपराधिक संपत्तियों की पहचान और पता लगाने के लिए। इसका मतलब है कि अपराध से जुड़ी संपत्ति को ढूंढने के लिए ये नया नोटिस परीक्षण के तौर पर जारी किया जा रहा है। इंटरपोल में भारत की भूमिका: राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी के रूप में सीबीआई। इंटरपोल संपर्क अधिकारी ILOS/CBI। भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, क्षेत्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर को इंटरपोल के साथ सहयोग करने के लिए नामित ILOS के माध्यम से आपस में जोड़ती है। इसका अर्थ है कि CBI अलग अलग एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ये ILOS यूनिट ऑफिसर्स UOS के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जो आमतौर पर अपने संबंधित संगठनों में पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त या अन्य वरिष्ठ पदों पर होते हैं। इसका मतलब है कि ये अधिकारी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध से निपटने का समन्वय करते हैं। ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर GOC नई दिल्ली स्थित CBI का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर 24x7 आधार पर एक्सेस पर शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसका अर्थ है कि ये केंद्र हर समय काम करता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद देता है। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 2023 भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर के युवा पुलिस लीडर्स को प्रशिक्षित करना तथा उनमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और समझ विकसित करने में मदद करना है। इसका मतलब है कि भारत ने इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के युवा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और वैश्विक दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। 61 इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, 62 नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, 63 इंटरपोल लिएजॉन ऑफिसर्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सहयोग की आवश्यकता क्यों है? अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध व्यापार और तस्करी जैसे अपराध किसी एक राष्ट्र की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते हैं। इसका मतलब है कि आज अपराध एक देश तक सीमित नहीं होते, बल्कि कई देशों में फैल जाते हैं। इसलिए उन्हें रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग जरूरी है। उदाहरण के लिए,
इंटरपोल ने साइबर क्षेत्र से जुड़े हुए वित्तीय अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन HAECHI शुरू किया। इसका अर्थ है कि इंटरपोल ने साइबर वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए देशों को मिलकर काम करने की पहल की। नए युग की आपराधिक गतिविधियां, साइबर अपराध, कट्टरपंथ और मानव तस्करी जैसे नए खतरे वैश्विक कानून में मौजूद खामियों का फायदा उठाते हैं। इसका मतलब है कि आधुनिक तकनीक और वैश्वीकरण के कारण अपराध के नए तरीके सामने आए हैं, जिनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। उदाहरण के लिए, नवंबर 2024 में इंटरपोल ने ऑपरेशन सेंसिटी के तहत अफ्रीका के 19 देशों में 1000 से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों ने 35,000 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसका अर्थ है कि इंटरपोल ने कई देशों के साथ मिलकर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आतंकवाद रोधी प्रयास, खुफिया जानकारी साझा करना और विश्व की खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल के माध्यम से कानून प्रवर्तन संबंधित कार्यवाहियां दुनिया भर में आतंकी हमलों के वित्त पोषण, हमले के लिए लोगों की भर्ती करने और हमले को अंजाम देने के लिए बनाए गए आतंकवादी नेटवर्क का पता लगाने के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि आतंकवाद को रोकने के लिए देशों के बीच जानकारी और सहयोग जरूरी है। विधिक सहायता तंत्र को मजबूत करना, अफ्रीका में मानव तस्करी गतिविधियों में संलग्न संगठित आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करने के लिए इंटरपोल के ऑपरेशन पांजिया को 54 देशों की भागीदारी में चलाया गया था। इसका अर्थ है कि कई देशों ने मिलकर मानव तस्करी जैसे अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया। संसाधनों का इष्टतम उपयोग, दुनिया जानकारी साझा करने, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कम करने तथा आधुनिक युग की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए संसाधनों को एकत्रित करना एवं उनका बेहतर उपयोग करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि देशों के संसाधनों को मिलाकर अपराधों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग में मौजूद बाधाएं, कानून और प्रक्रियाओं में अंतर, अलग अलग देशों में कानून प्रणालियों, आपराधिक कानूनों और मानवाधिकार मानकों में अंतर होने के कारण जांच प्रक्रियाओं, साक्ष्य संग्रह और मुकदमा चलाने में समस्या उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि देशों के अलग अलग कानून होने से सहयोग में कठिनाई आती है। संस्कृति से जुड़ी बाधाएं, अलग अलग भाषाओं की वजह से सही तरीके से संचार नहीं हो पाता है। देशों की अलग अलग संस्कृतियां भी जांच में समस्या उत्पन्न करती हैं और अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार की मौजूदगी लोगों के विश्वास को कमजोर करती है। इसका मतलब है कि भाषा और संस्कृति के अंतर से सहयोग मुश्किल हो जाता है। संसाधनों की कमी, सभी देशों की तकनीकी क्षमता समान नहीं होने की वजह से सूचना साझा करने में समस्या उत्पन्न होती है। इससे संयुक्त अभियानों में सभी एजेंसियों की भागीदारी नहीं हो पाती है। इसका अर्थ है कि कमजोर तकनीक वाले देशों के कारण सहयोग प्रभावित होता है। राजनीतिक उदासीनता, देशों के बीच राजनीतिक तनाव और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित भी जांच में व्यापक सहयोग में बाधा डालते हैं। इसका मतलब है कि राजनीति के कारण भी सहयोग प्रभावित होता है। निष्कर्ष, वैसे तो देशों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद, अलग अलग कानून और डेटा की गोपनीयता संबंधी चिंताएं पहले से बनी हुई हैं, फिर भी राष्ट्रों के बीच निरंतर सहयोग, तकनीकी प्रगति और कूटनीतिक प्रयास से विश्व के पुलिस संगठनों के बीच तालमेल प्रयासों को बेहतर बनाया जा सकता है। चूंकि तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण वैश्विक समाज सुनिश्चित करने के लिए विश्व की पुलिस एजेंसियों के बीच सहयोग आवश्यक है। $4.2 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP नियम 2025 का मसौदा, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP रूल्स 2025। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeTY ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 DPDP अधिनियम को लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया। इसका मतलब है कि सरकार ने 2023 के कानून को लागू करने के लिए उससे जुड़े नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है, ताकि डेटा सुरक्षा को सही तरीके से लागू किया जा सके। DPDP अधिनियम 2023 की संक्षिप्त पृष्ठभूमि। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसके निर्णय के बाद कोर्ट ने सरकार को मजबूत डेटा सुरक्षा तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। इसका मतलब है कि अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति की निजी जानकारी सुरक्षित रखना उसका मौलिक अधिकार है और इसके लिए कानून बनाना जरूरी है। 2017 में जस्टिस BN श्रीकृष्ण समिति ने डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच की। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया।
हालांकि इसे बाद में वापस ले लिया गया। इसका अर्थ है कि सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह से कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन पहले वाला बिल लागू नहीं हो सका। मीटवाई ने डीपीडीपी विधेयक 2022 का मसौदा जारी करके लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। बाद में यह मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के रूप में लागू हुआ। इसका मतलब है कि सरकार ने लोगों से सुझाव लेकर नया कानून बनाया और उसे लागू किया। डीपीडीपी नियम 2025 के मुख्य सिद्धांत। नोटिस की आवश्यकता। डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को निर्धारित करने वाली इकाई को डेटा उपयोगकर्ता को स्पष्ट और व्यापक नोटिस प्रदान करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जो संस्था डेटा का उपयोग करती है, उसे पहले ही साफ और पूरी जानकारी देनी होगी कि डेटा किस काम के लिए लिया जा रहा है। व्यक्तिगत डेटा की चोरी की सूचना। डेटा फिड्यूशरी को प्रभावित डेटा उपयोगकर्ता और बोर्ड को डेटा की चोरी की सूचना देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि डेटा चोरी हो जाए तो संबंधित व्यक्ति और बोर्ड को तुरंत जानकारी देनी होगी। व्यक्तिगत डेटा को हटाना। यदि डेटा उपयोगकर्ता निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर डेटा फिड्यूशरी से संपर्क नहीं करता है तो उन्हें व्यक्तिगत डेटा को हटाना होगा। इसका मतलब है कि तय समय तक संपर्क न होने पर डेटा को सुरक्षित रूप से मिटा दिया जाएगा। सीमा पार डेटा स्थानांतरण। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने पर ही भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि सरकार की अनुमति और नियमों के अनुसार ही डेटा विदेश भेजा जा सकता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रोसेसिंग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करना है। इसका मतलब है कि यह कानून लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए नियम तय करता है। यह निम्नलिखित प्रावधान करता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा अर्थात डिजिटल रूप में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा फिड्यूशरी, डेटा को प्रोसेस करने वाला व्यक्ति, कंपनियां और सरकारी संस्थाएं के दायित्व। इसका अर्थ है कि जो संस्था डेटा का उपयोग करती है उसकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। डेटा प्रिंसिपल, वो व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है, के अधिकार और कर्तव्य। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने डेटा पर अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। कंसेंट मैनेजर अर्थात वो व्यक्ति या संस्था जो आधिकारिक तौर पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI में पंजीकृत है। इसका अर्थ है कि यह संस्था व्यक्ति को अपने डेटा के उपयोग की सहमति देने, सहमति की समीक्षा करने और सहमति वापस लेने में मदद करती है। यह डेटा प्रिंसिपल को अपने डेटा किसी अन्य द्वारा उपयोग की सहमति देने, सहमति की समीक्षा करने और सहमति वापस लेने का अधिकार देने के लिए पारदर्शी और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति आसानी से अपने डेटा से जुड़ी अनुमति को नियंत्रित कर सकता है। अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड। इसका अर्थ है कि नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मजबूत डेटा प्रबंधन नीतियों बाय अधिनियम के लाभ। विशाल एवं सुदृढ़ डेटा इकोसिस्टम डिजिटल अर्थव्यवस्था, इनोवेशन, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा। इसका मतलब है कि मजबूत डेटा व्यवस्था से देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ेंगे। डेटा राष्ट्रीय महत्व की परिसंपत्ति है, जिसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, निजता की सुरक्षा आदि हेतु डेटा लोकलाइजेशन, सीमाओं के भीतर डेटा की सीमा पार आवाजाही पर प्रतिबंध आवश्यक है। इसका अर्थ है कि डेटा को देश के भीतर सुरक्षित रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उचित डेटा संरक्षण विनियम होने से देश के भीतर सूचना संबंधी निजता, व्यक्तिगत महत्वपूर्ण डेटा के लिए सुनिश्चित की जा सकती है। इसका मतलब है कि सही नियम लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखेंगे। डेटा स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कर संग्रह, गरीबी, लोक सुरक्षा जैसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के संकेतकों में पर्याप्त सुधार ला सकता है। इसका अर्थ है कि डेटा के सही उपयोग से कई क्षेत्रों में सुधार संभव है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान। लागू होना, एप्लीकेबिलिटी। भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग, जहां निम्नलिखित रूप में डेटा एकत्र किया जाता है। डिजिटल रूप में या गैर डिजिटल रूप में, जिसे बाद में डिजिटल रूप दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये कानून उन सभी मामलों पर लागू होता है जहां व्यक्तिगत डेटा डिजिटल रूप में लिया जाता है या पहले कागज आदि में लिया गया हो और बाद में डिजिटल बना दिया गया हो। भारत के लोगों के डेटा का भारत के बाहर प्रोसेसिंग करना, यदि ये डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं के वितरण के लिए प्राप्त की जाती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी विदेशी कंपनी ने भारत के लोगों का डेटा लिया है और वो भारत में सेवा या वस्तु देने के लिए उसका उपयोग कर रही है, तो ये कानून उस पर भी लागू होगा। ये कानून निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। व्यक्तिगत या किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस प्राप्त करना।
इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए डेटा लेता है तो यह कानून लागू नहीं होगा। ओ, व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित तरीकों से उपलब्ध कराया गया था या एकत्र किया गया हो। डेटा प्रिंसिपल, जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है, या इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति ने खुद अपना डेटा सार्वजनिक किया है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसका मतलब है कि यदि कानून के अनुसार डेटा सार्वजनिक करना जरूरी है तो इस कानून का उपयोग नहीं होगा। सहमति, कॉन्सेंट। डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल की किसी समय पर दी गई सहमति को वापस लेने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि बिना अनुमति किसी का डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और व्यक्ति कभी भी अपनी अनुमति वापस ले सकता है। ऐसे मामलों जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो वैध उपयोग के लिए डेटा प्रिंसिपल की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ है कि कुछ जरूरी परिस्थितियों में बिना अनुमति भी डेटा का उपयोग किया जा सकता है। किसी बालक या दिव्यांगजन के मामले में उनके माता पिता या कानूनी संरक्षक तीसरी पार्टी द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभिभावक अनुमति देंगे। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI). इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा DPBI के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि डेटा सुरक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नियमों के अनुपालन की निगरानी करना और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना। इसका मतलब है कि यह बोर्ड कानून का पालन सुनिश्चित करेगा। डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डेटा फिड्यूशियरी को निर्देश देना। इसका अर्थ है कि डेटा चोरी या गलती होने पर बोर्ड संस्था को निर्देश देगा। प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। इसका मतलब है कि लोग अपनी शिकायत यहां दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे फिर से नियुक्ति के पात्र होंगे। इसका अर्थ है कि सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होगा। DPBI के किसी निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण TDSAT में अपील की जा सकेगी। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट है तो वो TDSAT में अपील कर सकता है। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे। अपने डेटा की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जान सकता है कि उसका डेटा कैसे उपयोग हो रहा है। व्यक्तिगत डेटा में संशोधन करने और उसे हटाने की मांग करना। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपना डेटा सुधार या मिटाने की मांग कर सकता है। एक डेटा फिड्यूशियरी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति गलत उपयोग के खिलाफ शिकायत कर सकता है। मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को उसकी डेटा प्रिंसिपल ओर से अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नामित करने का अधिकार। इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए चुन सकता है। डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए और उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सही जानकारी देनी होगी। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि गलत काम करने पर व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा। डेटा फिड्यूशियरी के दायित्व। डेटा फिड्यूशियरी डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीकों को निर्धारित करने वाला व्यक्ति के निम्नलिखित दायित्व होंगे। डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना। इसका अर्थ है कि संस्था को सही और पूरा डेटा रखना होगा। व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना। इसका मतलब है कि संस्था को ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी जिससे डेटा चोरी या दुरुपयोग न हो सके। डेटा के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना। इसका अर्थ है कि यदि डेटा से जुड़ी कोई समस्या हो जाए तो तुरंत बोर्ड और संबंधित व्यक्ति को जानकारी देनी होगी। उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर इसे डिलीट कर देना। इसका मतलब है कि काम खत्म होने के बाद डेटा को सुरक्षित तरीके से हटा देना होगा। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी (SDF). केंद्र सरकार निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी डेटा फिड्यूशियरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा की मात्रा और संवेदनशीलता। डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों का उल्लंघन। इसका अर्थ है
कि यदि किसी संस्था के पास बहुत ज़्यादा या संवेदनशील डेटा है तो उसे एसडीएफ घोषित किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव की संभावना। इसका मतलब है कि यदि डेटा देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है तो विशेष निगरानी की जाएगी। राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को खतरा। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनाव व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी ये लागू होगा। एसडीएफ के पास डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने तथा डेटा साझा करने के प्रभाव का आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण संस्थाओं पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। माता पिता की सहमति, पेरेंटल कंसेंट। डीपीडीपी 2023 की धारा 9 के तहत डेटा फिड्यूशरी को बालकों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। इसका अर्थ है कि बच्चों का डेटा लेने से पहले अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी। यह अधिनियम बालकों 18 वर्ष से कम आयु को हानि पहुंचाने वाले या उन्हें टारगेट करने वाले विज्ञापन बनाने के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब है कि बच्चों को लक्ष्य बनाकर विज्ञापन करना या नुकसान पहुंचाना मना है। अधिनियम के तहत दी गई छूट, एग्जेम्पशंस। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूशरी के दायित्व डेटा सुरक्षा के अतिरिक्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे। अधिसूचित एजेंसियों द्वारा देश की सुरक्षा और संप्रभुता लोक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से डेटा संग्रह करना। इसका अर्थ है कि सुरक्षा एजेंसियों को कुछ छूट दी गई है। अनुसंधान, अभिलेखी या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए डेटा प्राप्त करना। इसका मतलब है कि शोध और आंकड़ों के लिए डेटा लिया जा सकता है। स्टार्टअप या डेटा फिड्यूशरी की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए। इसका अर्थ है कि कुछ नई या विशेष संस्थाओं को भी छूट दी जा सकती है कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए। इसका मतलब है कि कानून लागू करने के लिए डेटा का उपयोग किया जा सकता है। अपराधों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए। इसका अर्थ है कि अपराध नियंत्रण में छूट दी गई है। न्यायिक या नियामक संबंधी कार्य करने के लिए। इसका मतलब है कि अदालत और नियामक कार्यों के लिए डेटा का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों, नॉन रेजिडेंट्स के व्यक्तिगत डेटा को भारत में प्रोसेस करने के लिए। इसका अर्थ है कि विदेशी अनुबंध के तहत डेटा प्रोसेसिंग संभव है। इसके अलावा केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुछ गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर सरकार अतिरिक्त छूट दे सकती है। डीपीडीपी अधिनियम से जुड़ी समस्याएं और चिंताएं। मूल अधिकारों का उल्लंघन। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर डेटा प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की छूट दी गई है। इस वजह से आवश्यकता से अधिक डेटा की प्राप्ति, प्रोसेसिंग और रिटेंशन बनाए रखना को बढ़ावा मिल सकता है। इससे निजता की सुरक्षा के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसका अर्थ है कि इससे लोगों की प्राइवेसी पर खतरा हो सकता है। जरूरी अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। यह अधिनियम डेटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार और भूल दिए जाने के अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, व्यक्तिगत डेटा को ऑनलाइन सार्वजनिक करने को सीमित करना को मान्यता नहीं देता है। डेटा पोर्टेबिलिटी डेटा प्रिंसिपल को अपने उपयोग के लिए डेटा फिड्यूशरी से डेटा प्राप्त करने और स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का अधिकार होना चाहिए। देश के बाहर डेटा भेजना। यह अधिनियम बिना किसी प्रतिबंध के देश से बाहर डेटा भेजने की अनुमति देता है। केवल कुछ देशों के मामले ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका अर्थ है कि इससे डेटा सुरक्षा का खतरा हो सकता है। सरकारी एजेंसियों को छूट देना और निजता के उल्लंघन का खतरा। यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा संग्रह करने के लिए सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट प्रदान करता है। इससे सरकार को बेरोक-टोक डेटा प्रोसेसिंग करने की अनुमति मिलती है, जिससे निजता की सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी एजेंसियों को ज्यादा शक्ति मिलने से दुरुपयोग की आशंका है। 66 सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज। व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग से जुड़े कुछ खतरों को रोकने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा चोरी करने, अपराध को अंजाम देने, आर्थिक नुकसान होने या डेटा प्रोसेसिंग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को रोकने का प्रावधान नहीं करता है। इसका मतलब है कि इस कानून में डेटा के गलत इस्तेमाल और उससे होने वाले अपराधों को रोकने के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वतंत्रता। बोर्ड के सदस्यों का केंद्र सरकार के साथ कार्यकाल और वेतन संबंध होने से प्रावधान उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इससे उनके कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई जैसी कुछ विनियामक संस्थाओं के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
इसका अर्थ है कि बोर्ड पूरी तरह स्वतंत्र नहीं दिखता, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। आगे की राह। विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाना। विदेशों में भारतीयों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए EU-US डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के मानक प्रावधानों को अपनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत को वैश्विक अच्छे नियमों से सीखना चाहिए। द्विपक्षीय समझौते करना। अलग अलग और सख्त व बोझिल प्रावधान लागू करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के जरिए डेटा को सुरक्षित तरीके से बाहर भेजने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि देशों के साथ समझौते करके डेटा सुरक्षा बेहतर बनाई जा सकती है। नियमों को अपडेट करना। व्यक्तिगत डेटा साझा करने के बढ़ते खतरे, निजता के अधिकार के उल्लंघन के नए खतरे और नई आधुनिक प्रौद्योगिकियों से जुड़े खतरों के लिए एक गतिशील फ्रेमवर्क को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। अलग टास्क फोर्स गठित करना। व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की पहचान करने और प्रभावी नियम बनाने में सहयोग के लिए एक AI ड्रिवन टास्क फोर्स गठित करना चाहिए। इसका मतलब है कि नई तकनीक के अनुसार नियम बदलते रहना जरूरी है। शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे शब्दावलियों की स्पष्ट और सटीक परिभाषा दी जानी चाहिए। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों में छूट प्रदान करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि कानून में उपयोग किए गए शब्दों को स्पष्ट बनाना जरूरी है। 4.3 तटीय सुरक्षा योजना, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा योजना CSS के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान इसमें मौजूद कई कमियों को रेखांकित किया। इसका मतलब है कि सरकार ने योजना की समीक्षा की और कुछ कमियां पाई हैं। तटीय सुरक्षा योजना CSS के बारे में। यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने 2005 में तैयार की थी। इसका अर्थ है कि यह योजना समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। उद्देश्य: तटीय क्षेत्रों, विशेषकर तट के निकट उथले पानी में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय पुलिस की अवसंरचना को मजबूत करना। इसका मतलब है कि तट के पास सुरक्षा और निगरानी बेहतर करना इसका लक्ष्य है। योजना के चरण। चरण I 2005-2011 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना स्थापित करना। इसका अर्थ है कि पहले चरण में आवश्यक सुविधाएं विकसित की गईं। सरकार ने सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन CPS, 97 चेक पोस्ट, 58 चौकियां और 30 ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने में सहायता प्रदान की। इसका मतलब है कि सुरक्षा ढांचे का निर्माण किया गया। चरण 2 2011-2020 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खतरों कमियों के विश्लेषण के आधार पर तटीय सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया। इसका अर्थ है कि दूसरे चरण में सुरक्षा और मजबूत की गई। चरण 3 वर्तमान में केंद्र सरकार इस चरण की प्रक्रिया तैयार कर रही है। इसका मतलब है कि तीसरा चरण अभी योजना के स्तर पर है। भारत में तटीय सुरक्षा का महत्व। व्यापार मार्ग की सुरक्षा। मात्रा के आधार पर 95% और मूल्य के आधार पर 70% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब है कि भारत का ज्यादातर व्यापार समुद्र से होता है, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा। 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 लघु बंदरगाह। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ लगभग 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका अर्थ है कि भारत के पास बड़े समुद्री संसाधन हैं जिनकी सुरक्षा जरूरी है। मत्स्यिकी और मछुआरा समुदाय। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक देश है। लगभग 40 लाख मछुआरे तटीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इसका मतलब है कि तटीय सुरक्षा से लोगों की आजीविका भी जुड़ी है। आतंकी खतरे। उदाहरण के लिए, नवंबर 2008 में मुंबई के आतंकी हमले समुद्री मार्ग से हुए थे। इसका अर्थ है कि समुद्री मार्ग से सुरक्षा खतरे भी हो सकते हैं। 67 कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, 68 कोस्टल पुलिस स्टेशंस। भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र के समक्ष चुनौतियां। स्थलाकृति और भौगोलिक अवस्थिति। भारत की तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। इनमें कई द्वीप समूह, क्रीक और नदियां शेल्फ्स शामिल हैं। ये चोरी छिपे भारत में घुसपैठ और समुद्री मार्ग से आतंकवादियों का भारत में प्रवेश आसान बनाती हैं। इसका मतलब है कि भारत की लंबी और जटिल समुद्री सीमा होने के कारण निगरानी कठिन हो जाती है और सुरक्षा खतरे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात के कच्छ जिले में हरामी नाला भारत से निकलता है और पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तस्करों और आतंकवादियों द्वारा इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है।
इसका अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति सुरक्षा के लिए चुनौती बनती है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में कार्यबल की कमी, भर्ती में देरी और चयन की कठिन प्रक्रिया के कारण कार्यबल की कमी बनी हुई है। इसके अलावा कार्यबल में ऑपरेशनल क्षमता की भी कमी देखी गई है। इसका मतलब है कि पर्याप्त कर्मचारी न होने से सुरक्षा प्रभावित होती है। प्रशिक्षण की कमी, तटीय गश्त और समुद्री युद्ध अभियानों में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी से मरीन पुलिस और सीमा शुल्क विभाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसका अर्थ है कि उचित प्रशिक्षण की कमी भी बड़ी समस्या है। अवसंरचना की कमी, उदाहरण के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों में अधिक कार्यालयों, हथियारों, नावों और जहाज़ों की कमी के कारण तटीय सुरक्षा प्रभावित होती। स्प्लिट ओ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा कि नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद गठित तटीय सुरक्षा बल के पास अभी भी पूर्ण अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि आवश्यक संसाधन अभी भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। व्यवस्था में खामियां, तटीय एजेंसियों के बीच और इनका राज्य एजेंसियों के साथ अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद और समन्वय की कमी तथा कानूनी एवं प्रक्रियाओं का नहीं होना, सरकारी उदासीनता जैसी खामियां मौजूद हैं। इसका अर्थ है कि समन्वय की कमी से सुरक्षा प्रभावित होती है। मछुआरों की नौकाओं की निगरानी, भारतीय जलक्षेत्र में 300,000 से अधिक पंजीकृत मछुआरे सक्रिय हैं। ऐसे में मछली पकड़ने वाली पंजीकृत नौकाओं और अवैध गतिविधियों में संलिप्त नौकाओं के बीच अंतर कर पाना बड़ी चुनौती साबित होती है। उदाहरण के लिए मुंबई में 1993 में हुए लगातार बम धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों को मछुआरों की नौकाओं से महाराष्ट्र के रायगढ़ तट पर लाया गया था। इसका मतलब है कि समुद्री मार्ग का दुरुपयोग पहले भी हुआ है। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें। समुद्री सुरक्षा का आधुनिकीकरण, भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों, नौसेना, तटरक्षक बल और मरीन पुलिस की क्षमता में वृद्धि की जा रही है और नए उपकरणों, जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों, रडार और सैटेलाइट में निवेश किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि तकनीक और संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार कमान भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कमान है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल है। इसका मतलब है कि संयुक्त प्रयासों से सुरक्षा बेहतर की जा रही है। प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत कर्नाटक में नौसेना का करवार में आईएनएस कदंबा नौसैनिक अड्डे की स्थापना की गई। इसका अर्थ है कि मजबूत नौसैनिक आधार बनाए जा रहे हैं। तकनीकी निगरानी सिस्टम, तटीय निगरानी नेटवर्क, राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार और खुफिया नेटवर्क ऑन NC3I और राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना जैसी परियोजनाएं समुद्री क्षेत्र की समय और एकीकृत निगरानी प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं। उदाहरण के लिए NC3I की स्थापना द्वीप क्षेत्रों सहित देश के समुद्र तट पर स्थित नौसेना और तटरक्षक बल और अधिनियम एजेंसियों के परिचालन केंद्रों को जोड़ने के लिए की गई है। इसका मतलब है कि सभी एजेंसियों को जोड़कर निगरानी मजबूत की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल, उदाहरण के लिए समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, संयुक्त संचालन केंद्र और तटीय सुरक्षा संचालन केंद्र जैसी संस्थाएं अलग अलग एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति को दूर करके एक दूसरे के समन्वय में सुधार करती हैं। इसका अर्थ है कि समन्वय बढ़ाने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सागर पहल क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और सुरक्षित समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA जैसे फोरम संवाद, सहयोग और साझा समुद्री चुनौतियों के समाधान के लिए समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब है कि भारत अन्य देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा है। 69 नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, 70 इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। निष्कर्ष, तटीय सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सरकार को मौजूदा तटीय सुरक्षा प्रणाली में मौजूद कमियों को दूर करना होगा। समय समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा पहलों को जारी रखना, नए कर्मियों की भर्ती करने और भारतीय तटरक्षक बल ICG, भारतीय नौसेना और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा निगरानी और सतर्कता के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सकता है तथा कर्मियों के प्रशिक्षण के स्तर और गुणवत्ता को भी मजबूत किया जा सकता है। 4.4 दूरसंचार संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय नियम 2024
Telecommunications, Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages, Rules 2024। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय नियम 2024 अधिसूचित किए हैं, जो भारत में टेलीफोन इंटरसेप्शन की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि सरकार ने नए नियम बनाए हैं जिनसे कानूनी तरीके से संदेशों की निगरानी और इंटरसेप्शन किया जा सकेगा। नए नियम 2024 के मुख्य प्रावधान। कानूनी आधार। ये नियम दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 56 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियमावली 1951 के नियम 419 और 419A की जगह लेंगे। इसका अर्थ है कि पुराने नियम हटाकर नए नियम लागू किए गए हैं। अधिकृत एजेंसियां। केंद्र सरकार लोक आपातकाल, पब्लिक इमरजेंसी या लोक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं के मामलों में संदेशों को इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को अधिकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए सक्षम अधिकारी या संस्था से अनुमति लेना आवश्यक है। इसका मतलब है कि केवल अधिकृत एजेंसियां और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इंटरसेप्शन कर सकती हैं। दूरसंचार नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। अनुमोदन प्रक्रिया। मानक प्रक्रिया। 1. केवल संयुक्त सचिव या उससे उच्च अधिकारी ही इंटरसेप्शन का आदेश जारी कर सकता है। इसका मतलब है कि उच्च स्तर के अधिकारी ही ये आदेश दे सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों बाय परिचालन कारणों के लिए अपवाद 2. अधिकृत एजेंसी का प्रमुख या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, कम से कम पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी, 7 कार्य दिवसों के भीतर पुष्टि के साथ आदेश जारी कर सकता है। इसका अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन बाद में पुष्टि जरूरी होगी। सुरक्षा उपाय और समीक्षा। इंटरसेप्शन की अनुमति तभी दी जाती है जब अन्य तरीके से सूचना प्राप्त न की जा सके। इस आदेश को 7 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य समीक्षा समिति को भेजा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यह अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल होगा और इसकी निगरानी होगी। केंद्रीय समीक्षा समिति। अध्यक्ष कैबिनेट सचिव। सदस्य सचिव, विधि कार्य विभाग, सचिव, दूरसंचार। राज्य समीक्षा समिति। अध्यक्ष मुख्य सचिव। सदस्य सचिव विधि, सचिव, राज्य सरकार। इसका अर्थ है कि उच्च स्तर पर इसकी जांच और समीक्षा होती है। वैधता अवधि। प्रारंभिक 60 दिन, अधिकतम नवीनीकरण के साथ 180 दिन। इसका मतलब है कि इंटरसेप्शन सीमित समय के लिए ही होगा। डेटा को समाप्त करना। रिकॉर्ड को हर 6 महीने में नष्ट किया जाना आवश्यक है, जब तक कि कार्यात्मक आवश्यकताओं या अदालत के निर्देशों के लिए ये आवश्यक न हो। इसका अर्थ है कि अनावश्यक डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाना होगा। भारत में फोन इंटरसेप्शन की वैधता। दूरसंचार अधिनियम 2023। इस अधिनियम ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 को निरस्त कर दिया। ये कानून सरकार को संचार की निगरानी करने की अनुमति देते थे। इसका मतलब है कि पुराने कानून हटाकर नया कानून लागू किया गया है, जिससे संचार की निगरानी का कानूनी आधार बना रहता है। यह किसी भी लोक आपातकाल की स्थिति में या लोक सुरक्षा के हित में दूरसंचार उपकरणों को इंटरसेप्ट करने का प्रावधान करता है। इसका अर्थ है कि आपात स्थिति या सुरक्षा कारणों से संचार की निगरानी की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000। ये कानून डेटा के सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है। अधिनियम की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार को किसी कंप्यूटर सिस्टम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने का अधिकार देती है। इसका मतलब है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक डेटा की निगरानी कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा। नियम 2009 में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी सरकार की किसी एजेंसी को किसी कंप्यूटर सिस्टम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत कर सकता है। इसका अर्थ है कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था भी तय की गई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL बनाम भारत संघ 1996 वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि फोन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि फोन टैपिंग की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मौलिक अधिकारों पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के दायरे में आते हों। इसका मतलब है कि निगरानी केवल उचित कारणों और सीमाओं के भीतर ही हो सकती है। फोन इंटरसेप्शन नियमों से जुड़ी चिंताएं। निजता के अधिकार का उल्लंघन। दूरसंचार अधिनियम में दूरसंचार की परिभाषा में
तार, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य विद्युत चुंबकीय प्रणालियों के माध्यम से किसी भी संदेश के ट्रांसमिशन, एमिशन, प्रसार या रिसेप्शन प्राप्ति को शामिल करने के कारण दायरा बहुत व्यापक हो गया है। इसमें इंटरनेट आधारित गतिविधियां सहित सभी प्रकार के मोबाइल फोन ट्रैफिक को कवर किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि निगरानी बहुत व्यापक हो सकती है। इंटरसेप्शन आदेशों में व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तक को शामिल किया जा सकता है, जिससे एन्क्रिप्टेड सिस्टम भी निगरानी में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि निजी संचार भी प्रभावित हो सकता है। स्पष्टता का अभाव। लोक आपातकाल और लोक व्यवस्था की परिभाषा स्पष्ट नहीं होने के कारण सरकार वाजिब राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की बजाय तुच्छ या राजनीतिक मंशा से भी संचार को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसका अर्थ है कि अस्पष्ट शब्दों के कारण दुरुपयोग का खतरा है। शक्तियों का केंद्रीकरण। यह एग्जीक्यूटिव ब्रांच के भीतर समान रैंक के अधिकारियों को फोन इंटरसेप्शन का आदेश जारी करने और आदेश की समीक्षा करने की शक्ति देता है। इससे समीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह जाती है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां राजनीतिक मंशा से या गैरकानूनी इंटरसेप्शन बिना किसी निगरानी के किया जाए। इससे यह संसद या न्यायपालिका जैसे संस्थानों की निगरानी से बच सकता है। इसका मतलब है कि जवाबदेही कम हो सकती है। कुछ मामलों में रिकॉर्डेड डेटा का अनिश्चित काल तक रखना। नियमों के तहत इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को भविष्य में उपयोग करने के उद्देश्य से अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखने की अनुमति दी जाती है। इसका रिकॉर्ड रखने के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसका अर्थ है कि डेटा लंबे समय तक रखा जा सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं टीएसपीएस के लिए सुरक्षा की कमी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं होने की वजह से वे अनधिकृत तरीके से किए जा रहे सर्विलांस को नजरअंदाज करते हुए अधिकारियों के साथ मिलीभगत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि निजी कंपनियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। जवाबदेही का अभाव। इंटरसेप्शन के रिकॉर्ड को नष्ट करने में सक्षम अधिकारियों द्वारा निजी जानकारी के इंटरसेप्शन को जांच के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इसमें सूचना का अधिकार आरटीआई जैसे कानूनों के जरिए सूचना प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इसका अर्थ है कि पारदर्शिता कम हो सकती है। आगे की राह। कानून की अपने अपने स्तर पर व्याख्या को सीमित करना। लोक आपातकाल और लोक व्यवस्था जैसी शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्विलांस केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, न कि राजनीतिक मंशा के लिए। स्वतंत्र ऑडिट समीक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। फोन इंटरसेप्शन के आदेशों की जांच करने और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संसद या न्यायिक समीक्षा बोर्ड का गठन करना चाहिए। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं टीएसपीएस की सुरक्षा। इन्हें भी इंटरसेप्शन के गैर कानूनी आदेशों को मना करने के लिए अधिकार और दायित्व सौंपे जाने चाहिए। 71 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। जवाबदेही। इंटरसेप्शन रिकॉर्डों का स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। इसका मतलब है कि एक अलग और निष्पक्ष संस्था समय समय पर जांच करे कि फोन इंटरसेप्शन का गलत उपयोग न हो। फोन इंटरसेप्शन की संख्या और इसके उद्देश्यों को समय समय पर सार्वजनिक करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। हालांकि इसे सार्वजनिक करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जानकारी साझा की जाए, लेकिन सुरक्षा भी बनी रहे। फोन इंटरसेप्शन के अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी की स्वतंत्र तरीके से जांच कराई जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि गलत काम करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 4.5 संक्षिप्त सुर्खियां। न्यूज इन शॉर्ट्स। 4.5.1 रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का उद्देश्य सशस्त्र बलों को एडवांस तकनीकों से लैस करके उनका आधुनिकीकरण करना है। इससे उन्हें मल्टी डोमेन में सक्षम कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध तत्पर बल बनाया जा सकेगा। साथ ही इस घोषणा का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य के सुधारों को गति देना भी है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल विभिन्न क्षेत्रों जैसे थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में युद्ध संचालन को एकीकृत रूप से अंजाम देने में सक्षम होगा। सुधारों के लिए ध्यान देते हुए पहचाने गए क्षेत्र। एकीकृत थिएटर कमान आईटीसी। एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा एक साथ मिलकर काम करने और एकीकरण पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा। एकीकृत थिएटर कमान वास्तव में त्रिसेवा कमान होगी। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिट्स शामिल होंगी। यह एकीकृत कमान सामूहिक रूप से किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा। नई प्रौद्योगिकियां और नए युद्ध क्षेत्र।
साइबर और अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AIML, हाइपरसोनिक जैसे क्षेत्रों में क्षमता विकास पर बल दिया जाएगा। इससे भारतीय रक्षा बल भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करना, इसके लिए व्यवसाय करना आसान बनाते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को बढ़ावा दिया जाएगा। सहयोग, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे। तीनों सेनाओं द्वारा अलग अलग कार्य करने को हतोत्साहित किया जाएगा। असैन्य, सिविल, प्रशासन और सेना के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। तीनों सेनाओं के बीच सहयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से संयुक्त परिचालन क्षमता विकसित की जाएगी। रक्षा निर्यात और अनुसंधान एवं विकास, भारत को रक्षा उत्पादों के लिए एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई पहलें। निजी क्षेत्र और MSMEs को बढ़ावा देना, स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए IDEX योजना और सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। उच्च FDI नीति, आधुनिक तकनीक प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से FDI सीमा बढ़ाकर 100% की गई है। 4.5.2 वॉरफेयर में अग्रणी प्रौद्योगिकियां, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इन वॉरफेयर। अग्रणी प्रौद्योगिकियां जैसे कि AI आधारित वॉरफेयर, क्वांटम वॉरफेयर, अंतरिक्ष आधारित वॉरफेयर और साइबर हमले पारंपरिक वॉरफेयर के स्वरूप को बदल रहे हैं। इससे देशों की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है। वर्तमान वॉरफेयर में उपयोग की जाने वाली अग्रणी प्रौद्योगिकियां: AI आधारित वॉरफेयर, AI आधारित साधन जटिल निर्णयों जैसे लक्ष्य का चयन करने, असैन्य क्षति का आकलन करने, सुझाव प्रदान करने आदि में सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए AI संचालित ड्रोन। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग युद्ध में फैसले लेने, लक्ष्य पहचानने और हमले की योजना बनाने में किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, यह युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग कर आक्रामक और रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की सैन्य क्षमता है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए संचार बाधित करना या दुश्मन के सिस्टम को प्रभावित करना शामिल है। अंतरिक्ष आधारित वॉरफेयर, बाहरी अंतरिक्ष में सैन्य अभियानों के माध्यम से भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिज भौतिक और गैर गतिज इलेक्ट्रॉनिक साइबर साधनों का उपयोग करना। उदाहरण के लिए एंटी सैटेलाइट ASAT क्षमताएं। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में भी युद्ध और निगरानी की क्षमता विकसित की जा रही है। साइबर हमले, कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके किसी देश के महत्वपूर्ण डेटा को चुरा लिया जाता है। उदाहरण के लिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में साइबर सुरक्षा हमला। इसका अर्थ है कि डिजिटल माध्यम से भी युद्ध हो रहा है। अग्रणी प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, तकनीकी क्षमताओं में असमानता और गैर राज्य अभिनेताओं को उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के कारण वैश्विक अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि नई तकनीक से सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं। कानूनी खामियां, वॉरफेयर में इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अभाव के चलते मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि इन तकनीकों के लिए स्पष्ट कानून नहीं है। दोहरे उपयोग संबंधी दुविधा, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाई गई प्रौद्योगिकी सैन्य उपयोग के लिए पुनः उपयोग की जा सकती है। इससे असैन्य और सैन्य तकनीक के बीच का दायरा समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि एक ही तकनीक का अच्छा और बुरा दोनों उपयोग हो सकता है। अन्य मुद्दे: एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह के जोखिम, जवाबदेही के मुद्दे, AI आधारित हथियारों की होड़ की संभावना आदि। इसका अर्थ है कि नैतिक और सुरक्षा से जुड़े नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम: रक्षा AI परिषद DAIC और रक्षा AI परियोजना एजेंसी DAIPA की स्थापना की गई है। इसका मतलब है कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थाएं बनाई हैं। प्रोजेक्ट सेंटर, यह भारतीय थल सेना की AI आधारित फेस रिकॉग्निशन, निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली है। इसका अर्थ है कि यह सुरक्षा और पहचान के लिए AI का उपयोग करता है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024, सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष वॉरफेयर क्षमता को एकीकृत करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास। इसका मतलब है कि भारत ने अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी शुरू की है। DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, इनका उद्देश्य वॉरफेयर से जुड़ी उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन समाधान प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि युवा वैज्ञानिकों के माध्यम से नई तकनीक विकसित की जा रही है। नोट:
रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और अंगीकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मई 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.2 देखें। 4.5.3 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ एकीकरण को पूरा करने को कहा। इसका मतलब है कि अब बैंक और I4C मिलकर साइबर धोखाधड़ी के मामलों की जांच और कार्रवाई को तेज करेंगे। I4C के साथ एकीकरण के बाद वित्तीय धोखाधड़ी की कोई भी शिकायत त्वरित आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को भेजी जाएगी। इसका अर्थ है कि शिकायत दर्ज होते ही बैंक को तुरंत जानकारी मिलेगी और समय पर कदम उठाए जा सकेंगे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C- के बारे में मंत्रालय, इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। इसका मतलब है कि यह केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करना, साथ ही शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और रुझानों का विश्लेषण करना भी शामिल है। इसका अर्थ है कि यह केंद्र साइबर अपराध से निपटने में मुख्य भूमिका निभाता है, जन जागरूकता बढ़ाते हुए साइबर अपराधों के बारे में चेतावनी देना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित करना। इसका मतलब है कि लोगों को सतर्क करना और एजेंसियों के काम को बेहतर बनाना इसका लक्ष्य है। साइबर अपराध से संबंधित क्षेत्रों में पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण में मदद करना। इसका अर्थ है कि यह प्रशिक्षण और कौशल विकास में भी सहायता करता है। 4.5.4 पिग बुचरिंग स्कैम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पिग बुचरिंग स्कैम या निवेश घोटाला नाम के नए साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को आगाह किया। पिग बुचरिंग स्कैम के बारे में, यह एक प्रकार की वैश्विक घटना है। इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि साइबर गुलामी भी शामिल है। इसका मतलब है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका साइबर अपराध है। इसमें साइबर अपराधी समय के साथ किसी व्यक्ति पर विश्वास कायम करते हैं, उन्हें किसी आकर्षक योजना में निवेश शुरू करने और इसे बढ़ाते रहने के लिए राजी किया जाता है। परिपक्वता का समय पूरा होने के बाद वे गायब हो जाते हैं। इस तरह निवेशकों का पैसा डूब जाता है। इसका अर्थ है कि पहले भरोसा जीतकर बाद में धोखा दिया जाता है। पिग बुचरिंग स्कैम यानी सुअर काटने की उपमा असल में उन्हें पहले मोटा करने के अभ्यास से आई है। इसका मतलब है कि पहले लालच देकर पैसा बढ़वाया जाता है, फिर ठग लिया जाता है। इस स्कैम में मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं, गृहिणियों और छात्रों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका अर्थ है कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों को अधिक टारगेट किया जाता है। 4.5.5 नौसैनिक लड़ाकू पोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर राष्ट्र को समर्पित। नेवल कॉम्बेटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वागशीर कमीशन्ड। प्रधानमंत्री ने 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। यह पहली बार है जब स्वदेशी रूप से विकसित एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। यह नौसेना के लिए स्वदेशीकरण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक लीडर बनने के भारत के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है। 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों के बारे में। INS सूरत, यह P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम पोत है। INS नीलगिरी, इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। यह P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला पोत है। INS वागशीर, यह स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी P-75 प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। नौसेना के लिए स्वदेशीकरण के रणनीतिक लाभ। सागर नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में स्थापित करना। समुद्री सुरक्षा, प्रादेशिक जल क्षेत्र की सुरक्षा करना और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। रोजगार सृजन, बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना, जैसे वधावन बंदरगाह। व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना, व्यापार से संबंधित आपूर्ति मार्गों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना। आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। INS वागशीर, यह मुंबई स्थित मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। यह P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत विकसित की गई छठी और अंतिम पनडुब्बी है।
इसका मतलब है कि ये पूरी तरह भारत में बनी पनडुब्बी है और स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट का अंतिम चरण पूरा करती है। ये फ्रेंच स्कॉर्पिन क्लास डिजाइन पर आधारित कलवरी क्लास की स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है। इसका अर्थ है कि यह विदेशी डिजाइन पर आधारित होते हुए भी भारत में बनाई गई है। भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशीकरण के प्रयास, नीतियां। भारतीय नौसेना का मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान MCPP इसका उद्देश्य 2027 तक 200 जहाज़ों का बेड़ा तैयार करना है। इसका विजन खरीदार नौसेना की जगह निर्माता नौसेना का लक्ष्य हासिल करना है। इसका मतलब है कि भारत अपनी नौसेना को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना INIP 2015-2030। इस योजना के तहत जहाज़ों के निर्माण कार्य में लघु MSMEs सहित घरेलू उद्योगों को शामिल किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल, भारतीय नौसेना को शामिल करना। पिछले दशक में नौसेना में शामिल 40 नौसैनिक जहाज़ों में से 39 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में किया गया था। उदाहरण के लिए INS विक्रांत विमान वाहक, INS अरिहंत और INS अरिघात परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी। इसका मतलब है कि भारत में रक्षा निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। अनुसंधान एवं विकास पहल, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, समुद्रगान परियोजना, हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी तथा माइंस का पता लगाने जैसे उच्च जोखिम वाले पर्यावरण के लिए स्वचालित प्रणालियों का विकास आदि। इसका अर्थ है कि नई तकनीक और साझेदारी पर ध्यान दिया जा रहा है। 4.5.6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM-नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM-नैगी MK2। हाल ही में DRDO ने बताया है कि ATGM-नाग MK2 के फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। ATGM-नाग MK2 के बारे में, ये स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है। इसका मतलब है कि यह आधुनिक और उन्नत तकनीक वाली मिसाइल है। इसमें फायर एंड फॉरगेट की उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें ऑपरेटर लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक कर सकते हैं और जटिल युद्ध क्षेत्र में भी सटीकता से हमला कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि ये आधुनिक टैंकों को भी नष्ट कर सकती है। गाइडेंस सिस्टम, ये IIR इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के माध्यम से पैसिव होमिंग में सक्षम है। IIR सीकर एक ऐसा सिस्टम है जो इंफ्रारेड का उपयोग करके टारगेट का पता लगाता है और उन्हें ट्रैक करता है। पैसिव होमिंग गाइडेंस एक ऐसी प्रणाली है जो टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन का उपयोग करके मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाती है। पैसिव होमिंग प्रणालियां न तो ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं और न ही किसी बाहरी स्रोत से कमांड प्राप्त करती हैं। मारक क्षमता 500 मीटर 4000 मीटर। संचालन दिन और रात दोनों में। 4.5.7 भार्गवास्त्र। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वार्म ड्रोन वास्तव में कई मानव रहित हवाई वाहनों UAVs के समूह होते हैं जो सभी समन्वित प्रणाली के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। भार्गवास्त्र की मुख्य विशेषताएं: ड्रोन का पता लगाने की क्षमता। ये प्रणाली 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। त्वरित प्रतिक्रिया, इसे गतिशील प्लेटफॉर्म पर तुरंत तैनात किया जा सकता है। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, ये प्रणाली एक साथ 64 लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें ट्रैक और निष्क्रिय कर सकती है। गाइडेड माइक्रो म्यूनिशंस, ये पहचाने गए खतरों की ओर सूक्ष्म हथियारों को निर्देशित करके उन्हें निष्क्रिय कर सकती है। चार 5.8 प्रलय मिसाइल और पिनाका रॉकेट। प्रलय मिसाइल एंड पिनाका रॉकेट। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पिनाका रॉकेट प्रणाली गणतंत्र दिवस परेड 2025 में शामिल होंगी। प्रलय मिसाइल के बारे में, यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है। इसका मतलब है कि ये जमीन से छोड़ी जाती है और जमीन पर स्थित लक्ष्य को नष्ट करती है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। इसका अर्थ है कि यह स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे आसानी से कहीं से भी तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।
इसका अर्थ है कि यह सटीक और आधुनिक नियंत्रण प्रणाली से लैस है। पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट लॉन्चर MBRL प्रणाली के बारे में। यह लंबी दूरी की आर्टिलरी प्रणाली है। यह 75 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि यह युद्ध क्षेत्र में दूर से हमला कर सकती है। इसे DRDO ने विकसित किया है। पेलोड, मारक क्षमता और रेंज के आधार पर इस मिसाइल के कई संस्करण हैं। इसका अर्थ है कि इसकी अलग अलग जरूरतों के अनुसार कई प्रकार बनाए गए हैं। 4.5.9 यूरोड्रोन। भारत यूरोड्रोन प्रोग्राम में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यूरोड्रोन या यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मेली RPAS एक ट्विन टर्बोप्रॉप मेल मानव रहित हवाई वाहन UAV है। इसका मतलब है कि ये मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। इसका उपयोग दीर्घकालिक मिशनों जैसे कि इंटेलिजेंस, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टोही ISTAR, समुद्री निगरानी आदि के लिए किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यह सुरक्षा और निगरानी में बहुत उपयोगी है। यूरोड्रोन कार्यक्रम के बारे में। सदस्य, यह 4 देशों की पहल है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल हैं। नेतृत्व ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन OCCAR द्वारा। 4.5.10 संजय सिस्टम। हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारतीय थल सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS संजय का शुभारंभ किया। संजय सिस्टम के बारे में। इसे भारतीय थल सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप विकसित किया गया है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह स्वदेशी निगरानी प्रणाली है। यह विभिन्न जानकारियों को समेकित करके आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क के माध्यम से युद्ध क्षेत्र का एकीकृत निगरानी चित्र तैयार करेगा। इसका अर्थ है कि यह सैनिकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। इस प्रणाली को जमीनी और हवाई प्लेटफॉर्म से प्राप्त डेटा को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह सभी स्रोतों से जानकारी जोड़कर एक स्पष्ट स्थिति दिखाता है। 4.5.11 सुर्खियों में रहे अभ्यास एक्सरसाइजेज इन न्यूज। सूर्य किरण भारतीय थल सेना की टुकड़ी 18वीं बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए नेपाल रवाना हुई। इसका मतलब है कि भारत और नेपाल के सैनिक मिलकर प्रशिक्षण और सैन्य अभ्यास करते हैं। ये भारत और नेपाल के बीच बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका अर्थ है कि हर साल यह अभ्यास दोनों देशों में अलग अलग जगह आयोजित किया जाता है। ला पेरोज भारत सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के 9 देशों की नौसेनाएं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पेरोज में हिस्सा ले रही हैं। ला पेरोज के बारे में। यह अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमरुमध्यों में आयोजित किया जाता है। इसका मतलब है कि यह महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा से जुड़ा अभ्यास है। भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर। इसका अर्थ है कि इसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण देश शामिल होते हैं। लक्ष्य समुद्री निगरानी, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और समुद्री व हवाई अभियानों में सहयोग बढ़ाकर साझा समुद्री स्थितिजन्य जागरूकता को विकसित करना। इसका मतलब है कि इस अभ्यास से देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा क्षमता बढ़ती है।